नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आधे अधूरे योग के मार्फत निरोग करने के लंबे चौड़े दावे और इन दावों की पुष्टि के लिए योग कैंपों में डॉक्टरों की लंबी फौज। डॉक्टरों की यह फौज यह कहने में कोई गुरेज नहीं करती है कि कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जैसे योग करने से सभी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। डॉक्टर अपनी बात को पुष्ट करने के लिए चटपट चेक करके नतीजे भी बता देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि योग के इन आसनों के मार्फत शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी तमाम बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं, दवाएं छूट जाती हैं। लेकिन इसी के साथ अपने दवाओं का एक बड़ा बाजार क्रिएट करते हैं, जरूरत पड़ने पर आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद महिला का वस्त्र पहन करके रफू चक्कर हो जाते हैं। सरकार को टैक्स लगाने की सलाह देते हैं। यानी योग गुरु भी, डॉक्टर भी, सरकार के सलाहकार भी, स्वदेशी कारपोरेट का एक बड़ा घराना भी, मल्टीनेशनल को चुनौती भी और एलोपैथिक दवाओं को खारिज करना भी। इन सारे शगल के एक ही मालिक हैं, वो है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव एक दौर में योग गुरु कहे जाते थे और उनके समर्थक तो यहाँ तक कहते थे कि योग को वापस भारत में लाने का काम बाबा रामदेव ने किया है। इतनी बात सच भी है कि उन दिनों बाबा रामदेव ने लोगों की दिनचर्या बदली थी। आपको बस, ट्रेन और तमाम पार्कों में लोग कपालभाति, भस्त्रिका और नाखून रगड़ते हुए मिल जाते थे। लेकिन इन दिनों बाबा के दांवों की कलई खुलती चली जा रही है। सर्वोच्च अदालत बाबा रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण के माफीनामे पर पता नहीं क्यों यकीन करने को तैयार नहीं है, संतुष्ट नहीं हो रहा है। हालांकि बाबा ने कई बार अदालत में अपना माफीनामा पेश किया है। बाबा की दिक्कत का दौर कोरोना काल में अपनी दवा कोरोनिल के रामबाण और अचूक होने के दावों तथा एलोपैथी के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने से शुरू होता है। पतंजलि ने एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां, फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा फैलाई गई गलतफहमियों से खुद को और देश को बचाएं शीर्षक से एक विज्ञापन अखबारों में प्रमुखता से जारी किया। इस पर आपत्ति जताते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 22 में सर्वोच्च अदालत में एक मुकदमा दायर किया। याचिका में उन उदाहरणों का उल्लेख किया गया जिसमें बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान कहा था। यही नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा का एक ऐसा बयान भी लगाया जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कोरोना से होने वाली मौतों के लिए सिर्फ एलोपैथी जिम्मेदार थी। आईएम ने पतंजलि पर महामारी के दौरान वैक्सीन संबंधी हिचकिचाहट में योगदान देने का भी आरोप लगाया है। आईएमए ने कहा कि गलत सूचना का निरंतर, व्यवस्थित और बेरोक टोक प्रसार पतंजलि के उत्पादों के उपयोग के माध्यम से कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे और निराधार दावे करने के प्रयासों के साथ आता है। 21 नवंबर को याचिका पर पहली सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने पतंजलि को इस बात की चेतावनी दी कि वह जो यह दावा कर रही है कि उसकी दवाएं बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकती हैं, उस पर वह सचेत हो। यही नहीं, उन्होंने बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले उत्पादों पर 1 करोड़ का अर्थदंड लगाने की भी चेतावनी दी। 15 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अमानुल्लाह को संबोधित एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें कहा गया कि पतंजलि झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लगातार छाप रहा है। इस पर ध्यान देते हुए 27 फरवरी को जस्टिस हेमा कोहली और अहसनुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को पहले के आदेशों का उल्लंघन करने और कंपनी के उत्पादों के साथ बीमारियों के इलाज के बारे में भ्रामक दावों का प्रचार जारी रखने के लिए अवमानना नोटिस जारी किए। अदालत ने सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ पतंजलि के पूरे पत्र व्यवहार का ब्यौरा मांगा और अदालत ने यह भी कहा कि पूरे देश को एक चक्कर में डाल दिया गया है।
अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण से यह भी कहा कि 2 साल तक आप इंतजार करते रहे, जबकि ड्रग अधिनियम कहता है कि यह निषेध है। इसके बाद अदालत ने पतंजलि औषधि उत्पादों के किसी भी विज्ञापन या ब्रांडिंग पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बीते 19 मार्च को अदालत को बताया गया कि अवमानना नोटिस का जवाब रामदेव और बालकृष्ण किसी ने नहीं दिया है। इसके बाद अदालत ने इन दोनों को स्वयं पीठ के सामने उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में उत्तराखंड सरकार को भी एक पक्ष बनाया। 21 मार्च को बालकृष्ण ने कथित भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को एक बिना शर्त माफीनामा दिया। 2 अप्रैल को अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की कड़ी आलोचना की और उनकी माफी को जुबानी दिखावा कहकर खारिज कर दिया। अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को उचित स्पष्टीकरण के मार्फत हलफनामा दायर करने का अंतिम बार मौका दिया और उसी के साथ यह भी कहा कि रामदेव द्वारा दायर किया गया हलफनामा आधा अधूरा और दिखावा है। उत्तराखंड ने भी एक विस्तृत हलफनामा दायर किया और सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि पतंजलि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 9 अप्रैल 2024 को रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर किए गए इस संक्षिप्त हलफनामे में नवंबर 2023 में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी माफी मांगी गई। उन्होंने कहा कि मुझे इस चूक पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसका दोहराव नहीं होगा। 10 अप्रैल 2024 को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो माफ़ीनामे से सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा माफ़ी कागज़ पर है, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे वचन का जानबूझकर किया गया उल्लंघन मानते हैं। मामला अदालत में है, लेकिन अवमानकर्ताओं ने हमें ताज़ा माफ़ी हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इससे पहले आपने मीडिया को भेजा, इसका सीधा मतलब है कि आप प्रचार में विश्वास करते हैं। आप हलफनामे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि इसे किसने तैयार किया है। कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि क्या उन्होंने प्रमुख समाचार पत्रों में जो माफ़ीनामा प्रकाशित किया था वह उनके द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों के समान ही था। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि से पूछा कि उसने पिछली सुनवाई के संबंध में क्या किया। पतंजलि की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने 67 अखबारों में माफ़ीनामा प्रकाशित किया। पीठ ने पूछा कि क्या इसे भ्रामक विज्ञापनों की तरह ही प्रमुखता से और उसी फंड और आकार में प्रकाशित किया गया था। मुकुल रोहतगी ने जब अदालत को यह बताया कि माफ़ीनामा प्रकाशित करने में 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो पीठ ने कहा हमें इसकी चिंता नहीं है। रामदेव ने सर्वोच्च अदालत को आश्वस्त किया कि वे अखबारों में बड़ा माफ़ीनामा प्रकाशित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले पतंजलि की ओर से बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अखबारों में सार्वजनिक माफ़ीनामा प्रकाशित कराया था। इस माफ़ीनामे में कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का पूरा सम्मान करता है। हमारे अधिवक्ताओं द्वारा शीर्ष अदालत में बयान देने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती के लिए हम ईमानदारी से माफ़ी मांगते हैं। हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि संविधान और माननीय सर्वोच्च अदालत की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अभी सर्वोच्च अदालत में मामला चल ही रहा था कि बाबा की कारस्तानी केरल के उच्च न्यायालय में भी दर्ज हो गई। केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मलयालम और अंग्रेजी भाषा के अखबारों में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए बाबा रामदेव और उनकी कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कोझिकोड अदालत में 1 अप्रैल को मामला दर्ज किया है। यह शिकायत कोझिकोड के सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय के औषधि निरीक्षक द्वारा न्यायिक प्रथम मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई है। इस मामले में भी रामदेव के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण को भी दोषी बनाया गया है। रामदेव और बालकृष्ण दिव्य फार्मेसी चलाने वाले दिव्य मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य विभाग ने आरोप लगाया कि दिव्य फार्मेसी ने उन फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों का विज्ञापन किया है जो यौन नपुंसकता और मधुमेह को ठीक करने का झूठा दावा करते हैं।
इसमें कहा गया कि ड्रग्स और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम के तहत ये बीमारियां उन 54 बीमारियों में से हैं जिनके इलाज का विज्ञापन किया ही नहीं जा सकता है। फरवरी 2022 में किन्नूर के नेत्र विशेषज्ञ केवी बाबू ने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ यह मामला पहली बार दर्ज कराया। इसके बाद केरल ड्रग्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इस मामले की जांच का आदेश दिया, जिसमें दिव्य फार्मेसी द्वारा उल्लंघन के कई मामले सामने आए। अप्रैल 22 और अक्टूबर 23 के बीच मलयालम और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में कोझिकोड में 7, एर्नाकुलम में 6, त्रिशूर और कोल्लम में 5, तिरुवनंतपुरम में 4 और कन्नूर में 2 उल्लंघन के मामले पाए गए। केरल के सहायक औषधि नियंत्रक शाजी वर्गीज ने विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम दिल्ली भेजी। अपनी शिकायत में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर बाबू केबी ने कहा कि पतंजलि द्वारा बार बार विज्ञापन, जिसमें रोगियों को टाइप 1 मधुमेह के लिए इंसुलिन लेना बंद करने और अपने उत्पादों पर स्विच करने का आग्रह करना शामिल है, एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकता है। डॉक्टर बाबू केबी ने 2022 से अब तक पतंजलि उत्पादों के खिलाफ तकरीबन 100 आरटीआई दाखिल की और उन्होंने केरल सरकार को इस बात के प्रमाण दिए कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के साथ साथ दिव्य फार्मेसी किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना करके औषधि नियंत्रण कानूनों को धाता बता करके अपना साम्राज्य बड़ा कर रही है। बाबा रामदेव और उनकी फर्म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखना है सर्वोच्च अदालत के माफीनामे के बाद बाबा को जनता इस तरह के भ्रामक प्रचारों के माध्यम अकूत संपत्ति इकट्ठा करने के लिए माफ़ करती है या नहीं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।